नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हमारी आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो क्लासेस चल रही हैं उसी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। नई यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पादप ऊतक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर। यह है ये जो प्लांट ऊतक संवर्धन है या प्लांट टिश्यू कल्चर है, ये तकनीक कोशिका की टोटीपोटेंट यानी कि पूर्ण शक्तता प्रकृति पर आधारित होता है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, क्या होता है? प्लांट टिश्यू जो कल्चर होता है वो क्या है, कौन सी तकनीक पर बेस्ड है? टोटीपोटेंट यानी कि कोशिका की पूर्ण शक्तता जो होती है उस प्रकृति पर बेस्ड होता है। इसमें पादप कोशिका ऊतक एवं अंगों को स्टेरलाइज्ड या निर्जनीकृत संवर्धन माध्यम पर नियंत्रण परिस्थितियों में संवर्धन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये कोशिका की टोटीपोटेंटी पर आधारित होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर में ये पादप, इसमें क्या किया जाता है कि पादप कोशिका ऊतक या फिर अंगों को, या तो पादप कोशिका या उसका ऊतक या फिर अंगों को क्या किया जाता है, निर्जनीकृत यानी कि स्टेरलाइज्ड संवर्धन माध्यम पर, निर्जनीकृत जो संवर्धन माध्यम होता है उस पर नियंत्रित परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन कराया जाता है। और फिर इस टेक्निक में, किसमें? प्लांट टिश्यू कल्चर में। एक्सप्लांट के बारे में बात करते हैं तो एक्सप्लांट किसको कहेंगे? एक्सप्लांट ऊतक संवर्धन के लिए एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह लिया जाता है। सामान्यतः विभजोतक कोशिका एक्सप्लांट के रूप में उपयोग में लिया जाता है। सामान्यतः जो विभजोतक, देखो, ऊतक संवर्धन के लिए एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह लिया जाता है। ऊतक संवर्धन के लिए यानी कि प्लांट टिश्यू जो टिश्यू कल्चर करते हैं, तो टिश्यू कल्चर के लिए एक कोशिका या फिर कोशिकाओं का जो समूह लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। सामान्यतः ये विभजोतक मेरिस्टेमेटिक जो कोशिका होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, उसको एक्सप्लांट के रूप में हम कार्य में लेते हैं सामान्यतः। ठीक है। सतह निर्जमीकरण क्या होता है? देखो, सतह निर्जमीकरण क्या है? सतह निर्जमीकरण, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सप्लांट जो है, एक्सप्लांट का अभी हमने बात की थी। एक्सप्लांट क्या होता है? संवर्धन के लिए एक कोशिका या कोशिकाओं को जो समूह होता है। तो एक्सप्लांट का सतह निर्जमीकरण किसको बोलते हैं? एक्सप्लांट का विशिष्ट प्रतिजीवाणु रसायन से उपचार करने की जो विधि होती है, एक्सप्लांट का विशिष्ट प्रतिजीवाणु रसायन से, प्रतिजीवाणु जो रसायन से उपचार करने की जो विधि होती है एक्सप्लांट की, उसको बोलते हैं सतह निर्जमीकरण। जैसे कि सतह निर्जमीकरण किससे किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, H2O2, ब्रोमीन वाटर और C2H5OH। ठीक है। एथनोइक एसिड, नहीं एथनोइक नहीं है, एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके अलावा H2O2, ब्रोमीन जल, ये किसके रूप में ये उसमें लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं सतह निर्जमीकरण के रूप में। वृद्धि नियंत्रक जो कि एक्सप्लांट में कोशिका विभाजन तथा ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। देखो, वृद्धि नियंत्रक के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से हैं वृद्धि नियंत्रक? वृद्धि को जो नियंत्रित करते हैं, जो कि एक्सप्लांट में कोशिका विभाजन के समय, एक्सप्लांट में कोशिका विभाजन होगा तभी तो वो आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा ना, उसमें अंगजनन जो प्रक्रिया है उसका निर्माण होगा, तो विभाजन के तत्पश्चात ही तो होगा। तो देखो, वृद्धि जो नियंत्रक हैं जो कि एक्सप्लांट में कोशिका विभाजन तथा ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? 2,4-D साइटोकाइनिन और BAP बेंजिल अमीनोप्यूरिन, BAP बाप यानी कि बेंजिल अमीनोप्यूरिन, 2,4-D साइटोकाइनिन, ये क्या है? वृद्धि नियंत्रक होते हैं। ये भी यूज में लेते हैं। अब देखो, कैलस के बारे में हम बात करते हैं। कैलस किसी को कहेंगे? संवर्धन माध्यम में एक्सप्लांट के संवर्धन से एक अविभेदित कोशिका का जो पिंड होता है वो प्राप्त होता है। देखो, संवर्धन माध्यम में जब एक्सप्लांट लेते हैं तो उससे एक अविभेदित कोशिकाओं का जो पिंड प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? कैलस कहेंगे। अविभेदित कोशिकाओं का जो पिंड प्राप्त होता है उसको कहेंगे कैलस। अब बात कर लेते हैं पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी जो है वो क्या होती है। देखो, टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता क्या होती है? पादप कोशिका की संपूर्ण पादप में विकसित होने की जो क्षमता होती है
उसको बोलते हैं टोटिपोटेंशी। पादप कोशिका की, जैसे पादप कोशिका है, कोई एक सेल है, उसकी संपूर्ण पादप में विकसित होने की जो प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण शक्तता। पूर्ण मतलब एक छोटी सी कोशिका से पूरी तरह से शक्त है कोशिका खुद को एक संपूर्ण पादप बनाने में, ठीक है। इसका जो टोटिपोटेंशी है, इसका जो सिद्धांत दिया है वो दिया है हेवरलैंड ने, और प्रायोगिक तौर पर इसको दर्शाया स्टीवर्ड ने। स्टीवर्ड ने क्या किया? स्टीवर्ड ने जंगली गाजर की मूल की, जंगली गाजर ली, क्या लिया? जंगली गाजर की जो मूल थी, जंगली गाजर की मूल की एक कोशिका, जंगली गाजर की मूल की रूट की एक जो सेल ली, उससे संपूर्ण गाजर यानी गाजर का जो पादप था वो प्राप्त किया था। किसने? स्टीवर्ड ने। और इसका सिद्धांत टोटिपोटेंशी का दिया था हेवरलैंड ने। कई बार पूछा गया, क्वेश्चन आता है, देखो काफ़ी बार। मूल पे प्रो का जो रीजनरेशन होता है, मूल और प्रो यानी कि रूट और शूट का रीजनरेशन होता है, दो प्रकार के वृद्धि नियंत्रकों के द्वारा होता है। रूट और शूट का जो रीजनरेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? दो प्रकार के वृद्धि नियंत्रकों के द्वारा नियंत्रित होता है। कौन कौन से हैं? एक तो है ऑक्सिन, ऑक्सिन जैसे कि NAA। तो ऑक्सिन ये क्या है? रूट में वृद्धि करता है। ये किसके टाइम पे? ये प्लांट टिश्यू जब प्रोसेस करते हैं तो उसके टाइम पे जो रूट में वृद्धि होती है वो होती है ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन ये वृद्धि नियंत्रक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जैसे BAP, साइटोकाइनिन का ही उदाहरण है BAP, ठीक है। ये शूट में इंक्रीजमेंट करता है, ठीक है। शूट को बढ़ाता है, यानी कि प्रोशीड्स को बढ़ाता है कौन? साइटोकाइनिन। और रूट को बढ़ाता है कौन? रूट को बढ़ाता है कौन? बढ़ाता है मूल को बढ़ाता है कौन? NAA, ऑक्सिन। देखो, कैलस संवर्धन को पहले BAP माध्यम में रखा जाता है। सबसे पहले जो कैलस संवर्धन होता है, कैलस किसको कहा था हमने? अविभेदित कोशिकाओं को जो पिंड प्राप्त हुआ है वो संवर्धन माध्यम में, तो उसमें कैलस संवर्धन को पहले BAP माध्यम में रखा जाता है। पहले BAP में रखा जाता है जिससे कि उसका शूट का निर्माण हो सके। BAP यानी कि साइटोकाइनिन में रखा जाता है फॉर शूट निर्माण प्रारंभ हो सके जिससे। उसके बाद शूट 2-3 सेंटीमीटर जब लंबा हो जाता है, उसका जो शूट होता है, प्रो जो भाग होता है वो 2-3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, तो संवर्धन को फिर ऑक्सिन माध्यम में ले लिया जाता है। ऑक्सिन में क्या करता है? फिर इसका रूपांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे इसकी क्या बन जाए? इसकी रूट भी बन जाए। पहले शूट बनेगी तो BAP माध्यम में पहले, उसके बाद ऑक्सिन माध्यम में रखा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर। देखो क्या है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। देखो, इस प्रकार के एक्सप्लांट में पहले से शूट मेरिस्टेम उपस्थित होता है। पहले से ही शूट मेरिस्टेम जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और जिससे प्रोशूट का निर्माण हो जाता है। जिससे कि प्रोशूट का निर्माण हो जाता है, पहले से ही शूट मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जीवद्रव्य संवर्धन जो होता है, इसमें क्या है? कायिक संकर के बारे में बात कर लेते हैं। कायिक संकर या सोमैटिक जो हाइब्रिड होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर में ही हम एक वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे, कायिक संकर या सोमैटिक हाइब्रिड। ये क्या होता है? सोमैटिक हाइब्रिड या कायिक संकर। इसमें क्या होता है? दो जातियाँ या किस्मों के दो जातियाँ या किस्मों के कायिक कोशिकाओं के संयुग्मन से प्राप्त संकर या फिर विधि कायिक संकरण कहलाती है। कायिक संकरण किसको कहेंगे? दो जातियों या किस्मों की कायिक कोशिकाओं के संयुग्मन से। कौन सी कोशिकाएं? कायिक कोशिकाओं का दो जातियां या फिर दो किस्में लेते हैं अलग अलग, और उनका क्या है? कायिक कोशिकाओं का संयुग्मन करवाते हैं। उनकी जो कायिक कोशिका है उसका संयुग्मन करवाते हैं, और उससे जो प्राप्त जो विधि होती है उसको बोलते हैं कायिक संकरण, ठीक है। जीवद्रव्य का संयुग्मन दो विधियों के द्वारा होता है। देखो, प्रोटोप्लास्ट का जो संयुग्मन होता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ रहे हैं तो प्रोटोप्लास्ट का संयुग्मन दो विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है स्वतः संयुग्मन यानी कि स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन आपस में खुद ही हो जाता है, स्वतः हो जाता है, ठीक है। और प्रेरित संयुग्मन जो होता है, इंड्यूस्ड फ्यूजन, इसमें क्या होता है? इसमें दो जीव द्रव्यों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो जो दो कोशिकाओं के जो जीव द्रव्य होते हैं, दो जातियाँ दो किस्मों के होते हैं ना, तो उनकी जो कोशिकाओं के जीव द्रव्य होते हैं उनको क्या जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और वे पदार्थ जो जीव द्रव्य संयुग्मन को प्रेरित करते हैं उनको बोलते हैं फ्यूजोजन। क्या बोलते हैं? वे पदार्थ जो कि जीव द्रव्य संयुग्मन को, यानी कि प्रोटोप्लास्ट जो संयुग्मन है
प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को क्या प्रेरित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्यूसोसन बोलते हैं या फ्यूसोजेनिक पदार्थ बोलते हैं। और फ्यूसोजन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें NaNO3 से उपचार किया जाता है, NaNO3 से उपचार, या फिर उच्च pH और कैल्शियम आयन से उपचार, या फिर PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है, फ्यूसोजन है। PEG क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये फ्यूसोजन की तरह काम करता है। फ्यूसोजन मतलब जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न है उसको क्या करता है, प्रेरित करते हैं, ये उनको कहलाते हैं फ्यूसोजन। देखो नोट पढ़ लेते हैं, एक पोमैटो, यानी कि नोट पढ़ लेते हैं, एक पोमैटो आलू और टमाटर का कायिक संकर प्राप्त किया था। देखो ये पोमैटो जो होता है ये क्या है, आलू और टमाटर का कायिक संकर है। आलू और टमाटर दोनों लगेंगे एक ही पेड़ में, दोनों आलू और टमाटर, यानी कि पोमैटो जो है वो आलू और टमाटर का क्रॉस ये कायिक संकर होता है। और ब्रोमैटो जो होता है वो बैंगन टमाटर का कायिक संकर है, ठीक है। इसके ऊपर खोजें चल रही हैं। और पहला कायिक संकर था वो कायिक संकर जिसकी कायिक संकर की कार्लसन द्वारा तंबाकू की 2 किस्मों में किया गया था। पहला जो कायिक संकर था वो कार्लसन द्वारा तंबाकू की किस्मों में किया गया था। 2 किस्म कौन कौन सी थी, निकोटियाना ग्लूका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फिट के मध्य में ये जो संकरण किया था, कायिक संकर किया था किसने, कार्लसन ने, ये पहला था। साइब्रिड किसको बोलेंगे, जीव द्रव्य संयुग्मन से विकसित होता है साइब्रिड। देखो साइब्रिड किसको कहेंगे, साइब्रिड क्या होता है, जीव द्रव्य संयुग्मन से विकसित होता है। पहली बात तो ये जीव द्रव्य का यानी कि प्रोटोप्लास्ट जो संयुग्मन होता है उसमें फ्यूसोसन यूज्ड हुए थे जो कि प्रेरित करते हैं। ये जो जीव द्रव्य संयुग्मन से विकसित होता है उसको बोलते हैं साइब्रिड। यह केंद्रकीय जीनोम एक जनक से व कोशिका द्रव्य जीन दोनों जनक से प्राप्त करता है। ये जो साइब्रिड होता है वो एक केंद्रकीय जीनोम एक जनक से, ठीक है, केंद्रकीय जीनोम एक जनक से व कोशिका द्रव्य जीन दोनों जनक से, वे कोशिका द्रव्य जीन दोनों जनक से प्राप्त करता है। यह विधि जिसमें जीव द्रव्य संयुग्मन से साइब्रिड विकसित होते हैं, वह विधि जिसमें जीव द्रव्य संयुग्मन से क्या विकसित होते हैं, साइब्रिड विकसित होते हैं, और उसको बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन, यानी कि कोशिका द्रव्य संकरण जिसको बोलते हैं। उपयोग क्या क्या है इसके, जो साइब्रिड हम करते हैं, साइब्रिडाइजेशन जो करते हैं, जीव द्रव्य संयुग्मन से जो विकसित किया जाता है वो है साइब्रिड। और जीव द्रव्य संयुग्मन को ही एक तरह से बोल दो साइब्रिड, ठीक है। तो उपयोग क्या है इसके, पादप कोशिका में कुछ आनुवंशिक कारक कोशिका द्रव में प्रेजेंट होते हैं। पादप कोशिका में कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं, वो भी कोशिका द्रव में प्रेजेंट होते हैं। और कोशिका द्रव का क्या है, हम एक तरह से संयुग्मन करते हैं तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। साइब्रिडाइजेशन के दौरान इन कारकों का संयुग्मन हो जाता है और ये कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य क्या करते हैं, आनुवंशिकता। फिर इनका जो फ्यूज़न हो जाता है, जिसको फ्यूज़न हो जाता है कोशिका द्रव का, उसके बाद ये क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज देखो एक टॉपिक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। देखो खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई है, देखो इतनी तादाद है हमारे भारत की और विश्व की, तो उन सब के लिए जो खाद्य उत्पादन है उसकी भी तो ज़्यादा डिमांड है ना। तो खाद्य उत्पादन में पहले तो कम हुआ करता था खाद्य उत्पादन, अभी क्या है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसमें क्या है खाद्य उत्पादन में वृद्धि आ रही है। तो उन्नत प्रजाति का निम्न 3 विधियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। जो उन्नत प्रजाति हैं और डेवलपमेंट हो रहा है जैसे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके, तो उन जो उन्नत प्रजातियों को हमें क्या है निकालना है। तो 3 विधियों के द्वारा निर्माण किया जाता है उन्नत प्रजाति का, प्लांट ब्रीडिंग, बाय इंड्यूस्ड म्यूटेशंस और बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो एक तो है विधि कौन सी, प्लांट ब्रीडिंग होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के द्वारा, क्योंकि म्यूटेशंस वगैरह उत्परिवर्तन वगैरह, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है। ये 3 विधियाँ होती हैं जिससे उन्नत प्रजाति प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति की, क्योंकि ये फेमस है। 1960 के दशक में ये आई थी। 1960 के मध्य से गेहूं व धान की उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास किया गया था इसमें, ठीक है। गेहूं व धान की उच्च जो उत्पादन वाली जो किस्में थी उनका विकसित किया गया था। पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया।
पादप प्रजनन तकनीकों के माध्यम से गेहूं व धान की उच्च उत्पादन वाली जो किस्में थी उनका क्या किया गया, उनको विकसित किया गया जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ सके। जैसे ड्वार्फ वीट की किस्में थी नॉरेन 10, सोनारा 64, लेरमा रोजो 64। सोनारा, नॉरेन और लेरमा ये किसकी थी, गेहूं की किस्में थी, छोटे वाले गेहूं की। और चावल की किस्में थी जया और रत्ना, जया और रत्ना जो कि भारत में विकसित हुई थी। ये काफ़ी बार पूछा गया, जया और रत्ना चावल की किस्में। एम्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, देखो प्लांट जो ब्रीडिंग होती है उसके एम्स क्या क्या हैं। देखो संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित कुछ फसलें कुछ कवकों, जीवाणु तथा विषाणुओं के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। संकरण क्यों की जाती है प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग को हमें फ़ायदा है तभी तो हम करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग से क्या होता है, संकरण से जो ब्रीडिंग करते हैं, संकरण करते हैं, संकरण तथा चयन के द्वारा क्या होता है, प्रजनित कुछ फसलें जो जो कुछ कुछ जो कवकों और जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रति कुछ क्या होती है, प्रतिरोधी भी होती हैं। तो इसलिए प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है। देखो क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं तो गेहूं की जो फसल होती है कौन सी किस्म, पूसा स्वर्णिम। गेहूं की पूसा स्वर्णिम किस्म जो होती है वो रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है। कि कौन सा रोग है, श्वेत कीट रोग के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है, श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है पूसा स्वर्णिम जो कि गेहूं की किस्म है। इसके अलावा फूलगोभी की किस्म है पूसा शुभ्रा। शुभ्रा किसकी है, फूलगोभी की है। फूलगोभी की कृष्ण विलगन और कुंचित अंगमारी से बचाती है, रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है कृष्ण विलगन और कुंचित अंगमारी की। मिर्च पूसा सदाबहार मिर्च की किस्में हैं और टीएमवी और पर्णकुचन के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। और भिंडी की प्रभानी क्रांति जो है ये भिंडी की किस्म है, प्रभानी क्रांति। और पीला मोज़ेक जो वायरस होता है उससे क्या अपने आप को बचाती है, ठीक है, सेफ रहती है। कीट प्रतिरोधक किस्में जो हैं, कीट प्रतिरोधक जो किस्में हैं, कीट प्रतिरोधक यानी कि जो कीट हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता दर्शाती हैं। जैसे कि ब्रेसिका यानी कि रेपसीड जो मस्टर्ड होती है ना, रेपसीड मस्टर्ड उसको बोलते हैं ब्रेसिका पूषा गौरव, ब्रेसिका की एक किस्म है पूषा गौरव एफिड्स के प्रति रेजिडेंस होती है। ये क्या होती है, एफिड्स जो होते हैं ना उसके प्रति रेजिडेंस होती है। ओकरा या भिंडी जो होती है पूषा A4 और पूषा सवानी शूट तथा फल वेदक से रक्षा करती है अपने आप की। कीट प्रतिरोधक किस्में हैं ये। अब बात कर लेते हैं किसकी, बायोफोर्टिफिकेशन की। देखो बायोफोर्टिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि जैव पुष्टिकरण जो होता है वो क्या होता है, ऐसी फसलों जिनमें विटामिन तथा लवणों की जो मात्रा होती है वो अधिक हो या ज़्यादा प्रोटीन या स्वास्थ्यवर्धक वसा हो कि जो प्रजनन की जो कहलाती है वो कहलाती है बायोफोर्टिफिकेशन। देखो क्या होता है कि ऐसी फसलों जिनमें विटामिन तथा लवणों की जो मात्रा है यानी कि पोषक पदार्थ जो हैं, विटामिन लवण है पोषक पदार्थ है, उनकी मात्रा जो होती है या प्रोटीन है उसकी मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक वसा हो की जो प्रजनन की होती है उसको क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं या जैव पुष्टिकरण। यानी कि ऐसी जो फसलें जिनमें क्या है पोषक तत्व या फिर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है तो उनकी जो प्रजनन की जो कहलाती है वो कहलाती है बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। उत्परिवर्तन प्रजनन की संबंधित जो किस्में हैं, उत्परिवर्तन देखो म्यूटेशन जो होते हैं, उत्परिवर्तन उन प्रजनन की संबंधित जो किस्में हैं जैसे कि गेहूं की ये शर्वती सोनारा और पूसा लरमा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य आधार यही मानी जाती है, भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसका आधार शर्वती सोनारा और पूसा लरमा इन दोनों का संकरण करवाया था और गेहूं की एक किस्म प्राप्त की थी। और भारत में हरित क्रांति का मुख्य आधार इसी को माना जाता है, शर्वती सोनारा और पूषा लरमा ये गेहूं की है। चावल में रेमई और जगन्नाथ आती हैं, इसका संकरण करवाया था, संकरण नहीं करवाया था, ये क्या है उत्परिवर्तन प्रजनन की संबंधित किस्में है, उत्परिवर्तन करवाए थे इन दोनों में और फिर संक्रमण करवाया था। अरंड की है अरुणा किस्म, कपास की इंदौर 2 और पेपरमिंट में टोट्स मिस्चेम किस्म जो है पेपरमिंट में, ठीक है, ये चीज़ें हैं।
इसके अलावा एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में बात कर ले तो एकल कोशिका जो प्रोटीन होती है जैसे शैवाल में स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये शैवाल हैं, ये स्पाइरुलिना और क्लोरेला शैवाल हैं जो कि एकल कोशिका प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कवक है जैसे ट्राइकोडर्मा, और जीवाणु हैं एक्रोमोवेक्टर जीवाणु हैं, उसमें भी ये चीज़ होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोटीन एक प्रकार का एससीपी है। प्रोटीन जो होती है प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन एक प्रकार का एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन है, एससीपी है, जो कि मिथाइलोपाइलस और मिथाइलोट्रोपस से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, ये प्रोटीन के बारे में अगर नाम याद रखना कि प्रोटीन जो है ये क्या है, एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन ही है। हरी खाद, देखो हरी खाद क्या होती है, ग्रीन मैन्योर जो होता है, तेज़ी से वृद्धि करने वाली जो शाकीय फसलों को क्या इसमें क्या किया जाता है, कैसे बनाई जाती है, देखो निर्मित कैसे की जाती है ये। इसमें क्या होता है कि तेज़ी से वृद्धि करने वाली जो शाकीय फसलें होती हैं, शाकीय जो फसलें होती है उनको मृदा में पहले तो क्या बो दिया जाता है, और बोने के बाद इस फसल को मृदा में ही जोत दिया जाता है, यानी कि उसी में ही मिक्स कर दिया जाता है, जोत कर दबा दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह से ग्रीन खाद बन जाती है। जैसे कि कौन कौन सी होती है यूज़ में, कौन कौन सी ली जाती है, जैसे कि सनई मतलब क्रोटोलेरिया जंक्सिया, सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, कुल्थी और मसूर की जो दाल होती है लेंस एस्कुलेंटा जिसको बोलते हैं। और ढैंचा का साइंटिफिक नेम है सिसवानिया एकुलिएटा ढैंचा। सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, कुल्थी, मसूर, ये जो साइंटिफिक नेम है ये भी याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इनका नाम ना देकर साइंटिफिक नेम दे देती है। अब साइंटिफिक नेम याद नहीं होते तो फिर पता नहीं चलता कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना थोड़ा सा। और पेट्रोपादप क्या होते हैं, पेट्रोपादप जो यूफोरबिएसी एक्लेपीडिएसी और एपोसाइनेसी तथा एस्टेरेसी। देखो यूफोरबिएसी, एस्क्लेपाइडेसी, एपोसाइनेसी और एस्टेरेसी से संबंधित संबंधित ये पादप होते हैं। इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पादनों के अनुसंधान में इनका यूज़ में लिया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों के अनुसंधान जो होता है उसमें यूज़ में लिया जाता है इनको, ये पेट्रोलियम पादप कहलाते हैं, ये पेट्रोपादप कहलाते हैं। जैसे कि यूफोर्बिया लिथाइरस, जेट्रोफा पोंगामिया, ठीक है, जेट्रोफा पोंगामिया और यूफोर्बिया, ये जो पादप हैं। ठीक है, देखो क्लोन क्या होता है, क्लोन के बारे में बात करते हैं। तो क्लोन क्या है, कायिक जनन करने वाले जनक की जो संतति होती है, कायिक जनन, कौन सा जनन, कायिक जनन करने वाले जनक की जो संतति होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। कायिक जनन करने वाली जनक की जो संतति होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। संवर्धन की सभी कोशिकाएं एक ही एक्सप्लांट से सूत्री विभाजन के द्वारा, संवर्धन की सभी कोशिकाएं, संवर्धन माध्यम टिश्यू कल्चर पढ़ा था, उसकी सभी कोशिकाएं एक ही एक्सप्लांट से, सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो कि कौन सी, एक ही एक्सप्लांट से सूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि सूत्री विभाजन हो रहा है, यानी कि 2n से 2n उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, सूत्री विभाजन के द्वारा होती हैं, इसलिए सभी उत्पन्न जो पादपोदविद होते हैं, सभी जो उत्पन्न पादपोदविदों का जीनोटाइप जो होता है वो क्या होता है, समान रहता है, जीनोटाइप समान होता है और वो क्लोन में फॉर्मेशन हो जाती हैं। ये कैसे प्राप्त होती हैं, सभी कोशिकाएं एक ही एक्सप्लांट से सूत्री विभाजन के द्वारा, ये इनका जीनोटाइप समान होता है और ये क्लोन में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोन। कायिक कोशिकाएं की विभिन्नताएं देख लेते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस देख लेते हैं। कायिक कोशिकाएं की विभिन्नताएं यानी कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस जिसको कहते हैं, ये क्या होती हैं, पादप जो ऊतक संवर्धन विधि द्वारा विकसित होते हैं उनमें पाए जाने वाली विभिन्नताएं जो होती हैं,
पादप जो ऊतक संवर्धन विधि द्वारा यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर पीसीटी के द्वारा जो पादप विकसित होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं उनको बोलते हैं क्या, सोमा क्लोनल वेरिएशंस, उन्हीं को बोलते हैं कायिक कोशिकाएं विभिन्नताएं। ठीक है, कायिक कोशिका जो बनी थी हमारी पीसीटी के माध्यम से, तो उसमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये पहली बात तो ये स्थायी होती हैं। ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। विभिन्नताएं अल्प सूत्रीय विपतन, यानी कि अल्प सूत्रीय विपतन के बारे में हमने पहले भी बात की है। ठीक है, एब्रीवेशन के बारे में पहले म्यूटेशन के टाइम पे ये पढ़ लिया था ये वर्ड। और ये है जीन उत्परिवर्तन, अल्प सूत्रीय विपतन, जीन उत्परिवर्तन और क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं अल्प सूत्रीय विपतन यानी कि म्यूटेशंस के, ये म्यूटेशंस का ही एग्जांपल है। ठीक है, जीन जो उत्परिवर्तन होते हैं क्रॉसिंग ओवर से उत्पन्न होता है। उपयोगी किस्में विकसित की जाती हैं इसमें, सोमा क्लोनल वेरिएशंस में क्या है, जो उपयोगी किस्में होते हैं वो भी इसमें विकसित की जाती हैं, इसीलिए तो यूज़ करते हैं पीसीटी का। ठीक है, तो यहाँ जो हमने तो ये चीज़ पढ़ ली है। नेक्स्ट ये वीडियो लेंदी हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में लेकर के आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसके लिए। ठीक है।